नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे बड़ा वार किया है। सदन में बहस के दौरान राहुल ने कहा कि सबसे बड़े चोर सूट बूट पहनकर दिन में आते हैं और वो सूट बूट की सरकार को चलने नहीं देंगे। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर ये बहस हो रही थी, जिस दौरान इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल करते नजर आए राहुल। मैं सोचता था कि चोर रात को आते हैं, छुप के आते हैं, खिड़की के अंदर से कूद कर आते हैं, मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। ये अभी राहुल जी लैंड बिल पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। भूरिया को सुनते हैं। अभी राहुल जी कह रहे ये सरकार सूट बूट है, सूट बूट की सरकार है, तो सूट बूट तो वो अपना जीजा का नाम लो ना, वो सूट बूट पहनता, हम नहीं पहनते। सूट बूट की सरकार है, तो सूट बूट तो वो अपना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि देश के लोकतंत्र में पहला मामला होगा जब जीतने वाला सांसद हारने वाले प्रत्याशी से विकास की मांग कर रहा हो। अमेठी दौरे पर गई थी स्मृति ईरानी और उन्होंने इसके साथ ही फूड पार्क के मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान राहुल गांधी ने फूड पार्क का काम क्यों नहीं शुरू करवाया। स्मृति ईरानी जी अमेठी में है और अमेठी में फूड पार्क को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है संसद में। आज अमेठी का मुद्दा चल रहा है और अमेठी में फूड पार्क, राहुल गांधी ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि स्मृति ईरानी फूड पार्क देश के लोकतंत्र में पहली बार हुआ है कि जो सांसद जीता है वो हारे हुए कैंडिडेट से कह रहा है कि आप विकास का काम करें। तो 10 साल तक ये सांसद क्यों, जब केंद्र की सरकार कांग्रेस चला रही थी तब यहाँ पर फूड पार्क नहीं खोल पाए? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी अभी भी नहीं दे पाए हैं। क्यों वो दिखावे का शिलान्यास कर रहे थे और फूड पार्क को हकीकत बनाने के लिए जमीन क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? स्मृति जी, क्या अभी रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि अगर उनको लगता है, अगर वो कंपनी को तैयार करके लाए तो हमें फूड पार्क दोबारा देंगे। आपको लगता है कि दोबारा फूड पार्क दिया जाए? मुझे लगता है राहुल गांधी ने स्वयं बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि वो फूड पार्क के संदर्भ में कुछ करने के लिए तैयार स्वयं नहीं है। उनकी अपेक्षा नरेंद्र मोदी से ही है। आपकी क्या प्रायोरिटीज है आपके हिसाब से कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए, अमेठी में जो होना चाहिए उसका उल्लेख मैंने चुनाव में भी किया। आज भी बिजली सड़क पाने की बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। अमेठी की लोकसभा की सीट जीतने के लिए उन्होंने सपा से सहयोग लिया। वही सहयोग बिजली सड़क पानी की सुविधा कराने के लिए क्यों यहाँ पर वो लोग इस्तेमाल नहीं करते? फूड पार्क वापस मिलेगा क्या अमेठी को? मैं ये कहना चाहूंगी, राहुल गांधी जी बदलाव की राजनीति की बात करते हैं। 26 मई को मैं दोबारा लौटूंगी यहाँ पर, एक ही मंच पर वो मेरे साथ आए जब मैं प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना अपनी ओर से पहले साल का प्रीमियम दे रही हूँ। तो अगर राहुल गांधी वाकई में बदलाव चाहते हैं तो आए हमारे मंच पे, उनका स्वागत करूंगी। ये तो हमारे चुनौती है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी मंच पे आए और हमारे साथ शेयर करें मंच और हमारे साथ कहें, क्योंकि मैं अगर बीमा योजना फ्री में दे रही हूँ लोगों को तो वो भी अमेठी की जनता के लिए कुछ करके दिखाएं। सिर्फ कैमरा मुकेश के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, अमेठी। इससे पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि स्मृति ईरानी को फूड पार्क वापस दिलवाएं वो अमेठी को। No work has been done. Sir, no work has been done, sir. I hope. Thank you, sir. क्या बोला? वहीं अमेठी में फूड पार्क रद्द होने के मुद्दे पर आज फिर लोकसभा में हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर फूड पार्क को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर ने जवाब देते हुए कहा कि फूड पार्क लगाने वाली कंपनी को 50 एकड़ जमीन चाहिए थी, लेकिन कंपनी को जमीन मिली नहीं, जिसके बाद प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। हरसिमरत के जवाब पर कांग्रेस ने हंगामा किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि किसान खून के आंसू रो रहा है और अखिलेश राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों को हुए नुकसान का अगर दोबारा सर्वे नहीं हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ता सरकार की नींद हराम कर देंगे। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने मदद भेजी है, मुख्यमंत्री किसानों का पैसा किसानों को दें।
आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में चल रही बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन अमित शाह ने कहा कि यूपी में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके लिए संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। शाह ने कहा कि एक साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। कांग्रेस के समय 220 खदानों को गलत तरीके से आवंटन किया गया, जबकि हमारे समय में केवल 20 खदानों का आवंटन हुआ, लेकिन ईमानदारी से। इससे पहले बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पहुंचे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 3 साल में उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत को सुधार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में 16 लेन के रोड बनाने का भरोसा दिया। गडकरी ने कहा कि इसकी शुरुआत गाजियाबाद से होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गडकरी ने कहा कि राहुल नाटक कंपनी के हीरो हैं। उत्तर प्रदेश से नोएडा का रोड बना, ये रोड किसने बनाया? मायावती जी की सरकार थी। फिर रोड के लिए जमीन एक्वायर्ड किसने की? तो मायावती जी की सरकार थी। मुलायम सिंह जी नया रोड बना रहे हैं, लखनऊ से आगरा हवा से जाने वाला है क्या? इस रोड के लिए जमीन कहां से आने वाली है? ये जमीन कैसे लेने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार को जमीन खरीदी करने का अधिकार है, तो हाईवे की जमीन कैसे आने वाली है? वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश को स्कैनिया बसों की सौगात दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 25 नए बसों का शिलान्यास किया है। इन बस अड्डों पर शॉपिंग मॉल, फूड प्लाजा के अलावा कई अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। इसके अलावा लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पर पानी की एटीएम मशीन का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। इस एटीएम से 2 रुपये में 1 लीटर ठंडा पानी मिलेगा। आज जिस स्कैनिया बस की सौगात मुख्यमंत्री ने दी, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज जिन योजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं उसमें से स्कैनिया की 4 बसें भी हैं। स्कैनिया एक स्वीडिश कंपनी है जिसके नाम पर ये बसेस चलेंगी और ये बस वोल्वो से भी कुछ ज्यादा बेहतर है। इसकी क्या खासियत है और वोल्वो से किस तरह और बेहतर है? मैं पहले आपको स्कैनिया के बारे में दो चार लाइन बताना चाहूंगा। हम 124 साल पुरानी कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में इनका नाम आता है, जो वर्ल्ड क्लास ट्रक्स और बसेस बनाते हैं। तो जो आप बस ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट ग्लोबल स्टैंडर्ड में सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आती है। अच्छा अमर, हमें यह भी बताया गया है कि इस बस में कुछ ऐसा भी मैकेनिज्म है कि अगर ड्राइवर शराब पी करके बैठा होगा तो वो बस स्टार्ट नहीं होगी। ये क्या है? देखिए, इस टेक्नोलॉजी को एल्कोमीटर बोलते हैं। इसमें ये आगे डैशबोर्ड में एक प्रोविजन होगा जिसमें ड्राइवर को हवा ब्लो करनी है और उसमें उसके ब्लड में जो अल्कोहल है वो मेजर किया जाएगा और उसके रिजल्ट जो है कंप्यूटर के इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को दिए जाएंगे और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर देगा कि ड्राइवर इस स्थिति में गाड़ी ड्राइव करने की सेफ तरीके की स्थिति में है कि नहीं, और अकॉर्डिंगली वो इंजन को कट ऑफ कर देता है या सिस्टम को कट ऑफ कर देता है कि बस चले ही नहीं। जैसे कि आप देखेंगे जहां पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कोई भी गियर नहीं दिख रहा है आपको, और लेफ्ट साइड में जहां क्लच पेडल दिया जाता है, इस गाड़ी में कोई भी क्लच पेडल नहीं है। ड्राइवर की राइट साइड में जो हम देसी भाषा में कंट्रोल स्टिक्स कहते हैं, ब्रेकिंग, गियर चेंजिंग, ऑटोमेटिक, मैनुअल, सारी प्रणालियां उसी लीवर में दी गई हैं, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये जैसा बता कि फुल्ली ऑटोमेटिक ये बस है, गियर लगाने की जरूरत नहीं है, क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, 53 सीटें हैं। आपको बताएं कि 4 ऐसी बसेस आज लॉन्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री। इनमें से 2 लखनऊ दिल्ली के बीच में, 1 लखनऊ आगरा और 1 लखनऊ गोरखपुर के बीच में चलेंगी। बाद में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। फुल्ली ऑटोमेटेड ये बस है और लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये बड़ा तोहफा है जो आज से यूपीएसआरटीसी उन्हें देने जा रही है। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। फिरोजाबाद में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1,34,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जी मीडिया संवाददाता प्रेमेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कितना बड़ा ये गिरोह था, कैसे ऑपरेट करता था?
न्यायिका मैं बता दूं कि जिस तरह से पुलिस को जो ये कामयाबी मिली है, नकली नोट का गिरोह जो पकड़ा गया, उसके सदस्य 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। लेकिन यदि पुलिस की माने तो एक ये बड़ा रैकेट जो था वो नकली नोट का काम कर रहा था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद से अब पुलिस का कहना है कि और भी जो इस गिरोह के सदस्य हैं और इसका जो सरगना है उसकी अब पुलिस तलाश में लग गई है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस को जो आज ये जो कामयाबी मिली है और 2 लोगों को 1,30,000 रुपए नकली नोटों के साथ जो गिरफ्तार किया है, ये निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और जो इसका सरगना है उसकी तलाश में अब पुलिस लगी हुई है। जी न्यायिका, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आज भूकंप से पूरा उत्तर भारत कांप उठा है। 45 मिनट के अंतराल में 2 बार आए भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई है। आप तस्वीरें देखिए 8 शहरों की उत्तर प्रदेश के। आप देख सकते हैं कि कैसे भूकंप के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक 2 बार आए भूकंप के झटकों से समूचा उत्तर भारत दहशत में है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। पहला झटका 12:35 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 थी, जो कि नुकसानदायक होता है। इसके बाद दूसरा झटका 1:12 पर आया। भूकंप के 2 झटकों के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग दफ्तरों से बाहर निकले। भूकंप का केंद्र इस बार नेपाल के कोडारी में था और इस जमीन के 18 किलोमीटर अंदर था। अभी तक किसी तरीके के नुकसान की हालांकि कोई खबरें नहीं आई हैं। और आप भी हमें भूकंप का वीडियो भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मेरा वीडियो @zmedia.slgroup.com हमारा ईमेल एड्रेस है। इस पे आपके आसपास से जुड़ी जो भी वीडियो आपने कैप्चर की, जो आपको लगता है कि बताने दिखाने लायक है, वो हमें इस पते पर मेल कीजिए। मेरा वीडियो @zmedia.slgroup.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में भूकंप के झटके के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे एक मकान में आग लग गई। मामला सिगरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। भूकंप के कारण शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर में लाखों जली। अरे उनको उतारो यार, जल्दी करिए। शॉर्ट सर्किट के कारण आग की तस्वीर। आसपास गेस्ट हाउस है, सिगरा पॉश इलाका है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से नुकसान जबरदस्त हुआ है। यार भूकंप नहीं। भूकंप आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम में भी अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री खुद कार्यक्रम में थे। भूकंप आने के बाद वो तेजी से बाहर भी निकले। इस समय लखनऊ में एक नई बस सेवा के उद्घाटन का कार्यक्रम भी चल रहा था। बाहर निकलते मुख्यमंत्री सबसे पूछते हुए कि सब ठीक तो है। वहीं हमीरपुर जिले में नवनिर्मित शवदाह का गृह का मलबा गिरा है, जिसमें गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। जारी है राहत बचाव का काम यहां पर जारी है। बुंदेलखंड के हमीरपुर में भी भूकंप का असर देखने को मिला है और शवदाह गृह मलबे में तब्दील हो गया है, जिसमें 1 लोगों की तो मौत हो गई और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। मेहनत काफी लग रही है, दिक्कतें काफी हो रही हैं। रविंद्र निगम जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या राहत बचाव कार्य की गति आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, जो 12:38 पे जो भूकंप आया था, उसमें जो राहत कार्य चल रहा था वो समाप्त हो चुका है और जिसमें 1 की मौत हो चुकी है और 2 जो घायल मजदूर निकाले गए उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार जारी है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। राहत बचाव कार्य यहां पर पूरा हो गया है। 1 शख्स की मौत और कई लोग घायल, उन्हें वापस निकाल लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र से जो भी सहयोग जरूरी होगा वो दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से घबराने की अपील नहीं की है कि आप घबराइए मत। गृह मंत्री ने गृह सचिव से बात की है। एलसी गोयल से बात करने के बाद एनडीएमए को भी अलर्ट पर कर दिया है।
बिल्कुल बिल्कुल अभी जानकारी मिली है। अभी मैं जा रहा हूं तुरंत इसी संबंध में मैं बात करने के लिए तुरंत। और जो भी इतना मैं कहना चाहता हूं कि जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी नेपाल के बराबर भारत उसके लिए तैयार। भूकंप के झटके पर आईएमडी के सिस्मोलॉजी विभाग के ऑपरेशन हेड जेएल गौतम ने भूकंप के झटके की पुष्टि करते हुए लोगों से घबराने की अपील जो है वो नहीं की है कि आप घबराइए मत। देखिए, आज 12:35 पर एक अर्थक्वेक हुआ ग्रेट इंटेंसिटी का, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.1 ऑन रिक्टर स्केल और इसका लैटिट्यूड था 27.6 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड था 86.0 डिग्री ईस्ट और ये नेपाल में था, काठमांडू से करीब साउथ ईस्ट में 70 किलोमीटर। जब भूकंप आया उस समय नेपाल की सदन भी कांप गई। आनन फानन में सांसद भागने लग गए। एक ये तस्वीर आप देख सकते हैं काठमांडू की विधानसभा की। ऐसे अफरा तफरी मच गई और कुछ देर बाद बत्ती भी वहां की गुल हो गई। उन्नाव के कई गांव का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि लगभग हर घर में कोई न कोई बीमारी से पीड़ित है। मखूर गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे। पानी में फ्लोराइड की समस्या आम है। लोगों को आंख दांत की बीमारियां यहां पर इस पानी के कारण हो रही है। वहीं हैबतपुर, घोंगी, रौनपुर सहित कई गांव में पानी हेक्सावेलेंट क्रोमियम इसमें ज्यादा है। नतीजा ये है कि जानवरों की पानी पीने से मृत्यु हो रही है। इलाके में लेदर उद्योग से जुड़ी इकाइयां वो प्रदूषित पानी खुलेआम बहाती हैं। वैसे उन्नाव जिले में 73 पेयजल की योजनाएं हैं, जिनमें से 40 योजनाओं के जरिए साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन मकूर, हैबतपुर, घोंगी, रौतापुर गांव में डीप बोर के जरिए शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। डीएम ने इस इलाके में शुद्ध पानी के लिए आरओ प्लांट लगाने की योजना शासन को भेज दी है। पानी की कमी की वजह से तो लाल है। पता लगा कि हमारा पानी फ्लोराइड है, ये के लिए ये हड्डी जो है टेढ़ी हो रही, यही साधन तेने फिर ये का न जानो कतनी अखबार में छपी और दुनिया हिया तेने इलाहाबाद लियो कहाँ सब टीमें आई। टीम इतनी आई है कि 10 गाड़ी 15 गाड़ी 5 गाड़ी हमेशा चौथे दिन 5 दिन आवा की नहीं और कोई लाभ नहीं, न कोनो व्यवस्था, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं। अब भैया 3 दिन पिलाते हैं पर पिलाने ऐसे हुई बच्चा। किस वजह से हुए? हाँ भैया, पानी ही की वजह खराब है भाई, सबको यहाँ बताओ अब काहे बारे बच्चा। कभी सरकार ने कोई प्रयास? अरे ना की आवत देख कलौटिया। लखीमपुर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक बोलेरो गाड़ी की ट्रेन की चपेट में आ गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इनको में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल बोलेरो में सवार सभी लोग हरदोई एक शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसी दौरान रहजनिया के पास मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हो गया। आगे बढ़ते इलाहाबाद जंक्शन पर सुतली बम के फटने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कुत्ता कूड़े में थैला लेकर भाग रहा था। इसी दौरान उसमें रखा बम फट गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर जीआरपी की टीम पहुंची। मामले की जांच में जुट गई है टीम। मुरादाबाद में पेशी के दौरान कैदी के फरार होने के मामले में 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही डीआईजी के आदेश पर एक एसआई और 2 जवानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पूरे रेंज में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फरार हुए कैदी कंचन पर कई राज्यों में हत्या, लूट, डकैती के 25 मामले दर्ज हैं। कैदी कंचन को कुल 79 कैदियों के साथ पेशी के लिए मुरादाबाद जिला जेल से अमरोहा ले जाया गया था। लेकिन वापसी के बाद जेल में जब कैदियों की गिनती की गई तो कंचन के फरार होने का पता चला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।